पीनियल ग्लैंड से ये हम लोगों ने लिख लिया। थायराइड ग्लैंड से ये T3 T4 इसमें चले गया, बचा क्या तुम्हारा कैल्सिटोनिन। उसके बाद पैराथायराइड से तुम्हारा आ जाएगा पैराथॉर्मोन, और फिर थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन, सब इसी में चिपकाओ। ये मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाता है फीमेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद। तो समझो फीमेल्स में 2 बार मेमोरी ग्लैंड्स में डेवलपमेंट होता है, एक तो आ जाएगा तुम्हारा प्यूबर्टी के टाइम पे, और सेकंड होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्लियर, दोनों ही टाइम पे तुम्हारा क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप करवाने का जो रिस्पांसिबिलिटी होता है वो एस्ट्रोजन का होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डेवलपमेंट होता है मेमोरी ग्लैंड्स में वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। ह्यूमन बॉडी में मेल्स जो रहते हैं इनके गैमेट के फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर जो हमारा होता है नॉर्मली मान करके चलो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इतने टेम्परेचर पे प्रॉपर्ली मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। मेल बॉडी का टेम्परेचर मान करके चलो 37 डिग्री है, तो उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है भाई, चलो तो आगे का टॉपिक कंटिन्यू किया जाए। बेसिकली हम लोग का ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर है और आज खत्म हो ही जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग प्रीवियस चैप्टर जो हम लोग के छूटे हुए थे उसी को हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो आज बेसिकली तुम्हारा बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़े थोड़े ही, और क्या बोलना, कुछ एक आध दो तो ग्लैंड्स बचे हुए हैं, एक हो जाएगा टेस्टिस, एक ओवरी, 3 तुम्हारे ऑर्गन्स बचे हुए हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ये जो हार्मोनल सिस्टम होता है ये एक्चुअली में फंक्शन करता कैसे है, ठीक है। हार्मोन एक्शंस किस टाइप से होने वाले होंगे ये हम लोगों का आखिरी टॉपिक होगा। हालांकि बहुत ज्यादा लेंथी वो भी नहीं है, 2 डायग्राम्स तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ठीक। तो उसी के बेसिस पे हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे फिर। चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए हेडिंग लगाओ सीधा, पहले नंबर का आ जाएगा टेस्टिस। टेस्टिस, क्लियर। तो अब समझो बेसिकली टेस्टिस और ओवरी जो है ये गोनेड ग्लैंड्स बोलते हैं इनको, क्लियर। मेल के केस में ये आ जाएगा टेस्टिस और फीमेल के केस में आ जाएंगे ओवरीज, ठीक। तो मेल में टेस्टिस 1 पेयर प्रेजेंट होता है। अब एक चीज और मैं बता दूं, टेस्टिस और ओवरीज को हम लोग यहाँ पे सिर्फ उतना ही डील करेंगे जितना तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, उससे एक्स्ट्रा और करेंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि इनके बारे में डिटेल हम लोग को देखना है जस्ट 2 महीने के बाद, मतलब जब क्लास 12 में पहुंच जाओगे फिर इसके बारे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरा डिटेल से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे कुछ वहीं पे देखेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे 11 के बेसिस पे है बस उसी को यहाँ पे कवर करना है तुमको। टेस्टिस तो 1 पेयर प्रेजेंट होगा ये सबसे पहले बात। उसके बाद में टेस्टिस जो रहता है ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। कहां पे लोकेटेड है बोलने से, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन पे ये लोकेटेड होता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, क्लियर। तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन या फिर लोकेशन, इसका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन, क्लियर। ये तुमको बॉडी के बाहर देखने के लिए मिलता है, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। लोकेशन ये हो जाएगा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन इनसाइड अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक। पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम के इनसाइड में तुम्हारे 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद फिर स्क्रोटम जो रहेगा, टेस्टिस जो रहता है स्क्रोटम के अंदर में आ गया, बॉडी के बाहर में इसको रखने के लिए एक रीजन होता है। तो ध्यान से समझो, ह्यूमन बॉडी में मेल्स जो रहते हैं इनके गैमेट के फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर जो हमारा होता है नॉर्मली मान करके चलो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इतने टेम्परेचर पे प्रॉपरली मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। मेल बॉडी का टेम्परेचर मान करके चलो 37 डिग्री है, तो उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बोलो या फिर गैमेट बोलो, क्लियर है। इसी वजह से ह्यूमन बॉडी में मेल के केस में जो ये टेस्टिस होते हैं ये बॉडी के आउटसाइड में लोकेटेड होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, आ गया होगा ये समझ में, क्लियर। चलो तो यहां पे इनसाइड अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है, लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन। यहां पे लिख लेना, गैमेट फॉर्मेशन नीड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन, इसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं, अभी आगे में लिखेंगे। requires 2 to 2.5 degree Celsius less temperature than body temperature. लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम का रिक्वायरमेंट होता है, जिसके वजह से स्क्रॉटम या फिर टेस्टिस बॉडी के आउटसाइड में होगा। इतना समझ में आ चुका रहेगा, इतना क्लियर हो चुका रहेगा। अब बेसिकली इसके हम लोग को फंक्शंस देखने हैं। देखो मैं यहाँ पे तुमको कंपेरेटिवली पढ़ा देता मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन, लेकिन एक ही जगह पे करेंगे तो सिस्टमेटिक तो आ जाएगा, लेकिन हॉचपॉच बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसी वजह से मैं इसको सेपरेटली करवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है। तो इसके बाद इसके हम लोग को फंक्शंस देखने हैं, तो बहुत ज्यादा हैवी लेवल के इसमें फंक्शंस तुम्हारे आएंगे नहीं, ठीक, बहुत ज्यादा हैवी लेवल के फंक्शंस आएंगे नहीं। बेसिक एक मेल को देख करके क्या चीज तुम ऑब्जर्व कर पाते हो वो तो आएंगे ही आएंगे, एक दो पॉइंट्स तुमको बस इसमें से एक्स्ट्रा और लिखने हैं। ठीक है, क्लियर। तो टेस्टिस, अच्छा फंक्शन, भाई टेस्टिस के फंक्शन थोड़ी होंगे, इसके बाद हम लोग को इसके हार्मोन्स देखने हैं। अब ध्यान दो, टेस्टिस जो है ये तुम्हारा एक एंडोक्राइन के जैसे भी बिहेव करता है। टेस्टिस जो है ये एंडोक्राइन के जैसे भी बिहेव करेगा। एक सेकेंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे बिहेव करता है और साथ ही साथ में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का भी ये काम करने वाला होगा। ठीक, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जब ये काम करेगा तब के केस में ये गैमेट फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन, मेल के केस में गैमेट फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, फिर उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ, बट अभी के लिए मैं उतना डिटेल तुम लोग को नहीं करवाने वाला, क्योंकि मैं उसको डिटेल बताऊंगा अभी तो भी तुमको अभी आधी चीजें पल्ले नहीं पड़ने वाला होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग का टाइम वेस्ट ही होना है, तो इसीलिए जितने वर्ड्स तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं उसको बस चिपकाओ। यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिया हुआ रहता है, बस उसके लिए इतना दिमाग में बिठाओ कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए वो एक स्पेसिफिक पार्ट है। ठीक है, क्लियर, चलो तो इसके लिए तुमको बस इतना, हाँ एक चीज और, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये तो तुम्हारे टेस्टिस के इनसाइड में ही होगा, और यहीं से तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम जब ये काम करने वाला होगा तब ये तुम्हारा हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स में क्या आ जाएगा, एंड्रोजन, मेल गैमेट या मेल हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, मेल हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। इसमें बेसिकली कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर, किसी को पता है क्या कि टेस्टोस्टेरोन कहां से प्रोड्यूस होते हैं या कौन से पार्ट से फॉर्म होगा, किसी को पता है क्या? अच्छा चलो, जिसको पता है वो लिखना चालू करो। क्या लिखोगे भाई, टाइम लगा दोगे, चलो मैं ही बता देता हूं। एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारा फॉर्म होता है लेडिक सेल में, याद करो मैंने बताया हुआ था इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग को आगे में देखना ही है, मतलब 12th क्लास में। तो पहले तो इसमें सिर्फ इतना चिपकाओ कि टेस्टोस्टेरोन जो रहता है ये तुम्हारा लेडिक सेल से प्रोड्यूस होता है, लेडिक सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स, क्लियर। तो ये बेसिकली तुम्हारे इंफॉर्मेशन हो जाएंगे टेस्टिस को लेकर के। अब हम लोग यहां से देखेंगे जो हॉर्मोन, क्योंकि हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का तो हमारे यहाँ पे काम है ही नहीं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तुम लोग का हार्मोन्स और उसके साथ साथ ग्लैंड्स। तो हम हमारे काम का है ग्लैंड्स और हार्मोन्स। यहाँ पे हम लोग हार्मोन्स में कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, तो फंक्शन देखेंगे टेस्टोस्टेरोन का। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब समझो,
इसके क्या क्या फंक्शन होंगे, तो मेल में जितने प्यूबर्टी आने के बाद से मेल में जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारा कुछ इसमें लिख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सबसे पहले में क्या हो जाएगा, लो पिच वॉइस, मेल का पिच लो होता है, हाई पिच वॉइस फीमेल्स में होता है। क्लियर। और एक चीज और बता दूं तुमको, मेल में टेस्टोस्टेरोन जो जो काम सॉरी जो जो फंक्शन करने वाला होगा, सेम यही फंक्शन तुमको फीमेल बॉडी में इस्ट्रोजन में देखने के लिए मिलने वाला होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, इस्ट्रोजन। ठीक है। तो जो जो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले होंगे फीमेल के केस में सभी चीजें उसी सभी चीजों को कॉपी करना है तुमको किसमें, मतलब एज इट इज नहीं भाई, उसमें जैसे इसमें लो पिच है तो उसमें उनका जो पिच हाई हो रहा होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हो जाएगा, इस्ट्रोजन। ठीक है। कुछ कुछ कॉमन्स भी आएंगे यहाँ पे, ध्यान दो। लो पिच, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे हेयर ग्रोथ, मस्टैक आना, वो तो एक, खैर इसमें एक और चीज चिपका दो, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ। क्लियर, क्लियर। ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल बिहेवियर, वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। ठीक है। और मेल सेक्सुअल बिहेवियर इसको हम लोग लिबिडो बोलते हैं। क्लियर। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल बिहेवियर, इसको हम लोग बोलते हैं लिबिडो। ठीक। ये जो है बेसिकली एनाबॉलिज्म का काम करता है, किसका किसका बोलोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का। ठीक है। तो एनाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का ये एनाबॉलिज्म करने वाला होगा, मतलब फॉर्मेशन करने वाला होता है। एक सेकंड ना, एक सेकंड। हाँ ठीक है, वो रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं वो चेक कर रहा था। ठीक है। तो एनाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, क्लियर। साथ ही साथ में ये परफॉर्म करता है इराइथ्रोपोएसिस, साथ ही साथ में तुमको और क्या परफॉर्म करते हुए दिखेगा, इराइथ्रोपोएसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब देखो एलिमेंट्स हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक्स में बहुत सारे लिखा हुआ है, फिर भी अगर किसी को स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग समझ में ना आए या याद ना आए वो पूछ लेना, और जिसको जिसको याद है बाजू में लिखते हुए भी चलो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है। इराइथ्रोपोएसिस, इराइथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन। तो ऐसे इसके बाजू में भी इन सारे एलिमेंट्स को लिखते हुए चलना है। क्लियर, क्लियर। छापो इतना, ये हो जाएंगे तुम्हारे मेल टेस्टोस्टेरोन के सारे फंक्शंस। जल्दी लिखो जल्दी। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब यहां से हम लोग देखेंगे ओवरी। ओवरी, ठीक है, ये भी वन पेयर होगा। ये तुम्हारा इंट्रा एब्डोमिनल होता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड में ये होने वाला होगा। तो ये क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल। एग फॉर्मेशन के लिए किसी भी टाइप का टेम्परेचर इशू का, मतलब किसी भी टाइप का टेम्परेचर इशू नहीं होता है वहां। क्लियर। बाकी मेल गैमेट्स फॉर्मेशन करवाने के लिए टेम्परेचर इशू वहां पे होता है। तो यहां से ये इंट्रा एब्डोमिनल हो जाएगा, और ये भी तुम्हारे वन पेयर में प्रेजेंट है। बेसिकली ओवरी जो है, ओवरी जो है ये भी तुम्हारे दो पार्ट्स में काम करने वाला होता है। एक हो जाएगा तुम्हारा इस्ट्रोजन, और एक आ जाएगा यहां से, एक सेकेंड, इस्ट्रोजन नहीं भाई, वेट, एक आ जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के जैसे बिहेव करेगा, और साथ ही साथ में ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी बिहेव करने वाला है।
अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे बिहेव करेगा तो बेसिकली यहां से तुम्हारे दो हार्मोन सिक्रेट करवाने वाला होगा। एक हो जाएगा इस्ट्रोजन, एक हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? एक हो जाएगा यहां से इस्ट्रोजन और एक आ जाएगा यहां से प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? और अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के जैसे ये काम करेगा तब के केस में ये तुम्हारा गैमेटी फॉर्मेशन करवाने वाला होता है, मतलब oogenesis। मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, फीमेल के केस पे oogenesis बोलते हैं, oogenesis। ठीक है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के जैसे अगर बिहेव किया तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या एग या ओवा, जो लिखो, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis। इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है? oogenesis। ठीक है? बस उसके लिए उतना ही चिपकाना है। अब समझो इनके बेसिकली हम लोग को सोर्स कि प्रोजेस्टेरॉन कहां से सीक्रेट होता है, मतलब कौन मेजरली प्रोजेस्टेरॉन बनाने वाला होगा और एस्ट्रोजन मेजरली कौन बनाता है, ये दो चीजें हम लोग को देखना है, फिर इनके फंक्शंस देखेंगे। क्लियर? अब समझो एस्ट्रोजन जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारा फॉर्म करवाता है फॉलिकल्स, फॉर्म्ड बाय फॉलिकल्स, फॉर्म्ड बाय फॉलिकल्स। ध्यान दो, मैंने तुमको पहले भी बोल दिया था कि फीमेल बॉडी में फॉलिकल्स या फिर इमेच्योर एग्स जो होते हैं ये उसके बर्थ से पहले ही उसके बॉडी में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक? तो वो जो फॉलिकल्स उसके बॉडी में बने हुए हैं आफ्टर प्यूबर्टी, अब एक गर्ल चाइल्ड पैदा हो गई, उसके बाद उसका प्यूबर्टी आएगा 12-13 साल के एज में, मान करके चलो। ठीक? तब के केस में उसके बॉडी में फिर सिक्रेट होगा एफएसएच और एलएच। क्लियर? एफएसएच और एलएच, जिसमें से एफएसएच को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है वही तुम्हारे फॉलिकल्स को डेवलप करवाएगा, और जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है तब फॉलिकल्स से ही एस्ट्रोजन निकल करके आएगा। क्लियर? तो मेजर सोर्स क्या है बोलने से? फॉलिकल। और माइनर सोर्स मतलब हल्के फुल्के अमाउंट पे एक हम लोग देखेंगे, अभी बताऊंगा तुमको, कॉर्पस लुटियम, वो भी होता है थोड़ा मोड़ा सोर्स। ठीक है? तो फॉलिकल्स इसका मेजर सोर्स ही लिखे रहो अभी। ठीक है? मेजरली फॉर्म्ड बाय, अच्छा मेजरली लिख लो इसको, मेजरली फॉर्म्ड बाय फॉलिकल्स। मेजरली फॉर्म्ड बाय फॉलिकल्स। वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है ये तुम्हारा कहां से मेजरली फॉर्म होता है बोलोगे तो मैंने तुमको ग्राफियन फॉलिकल बताया हुआ था, एक डायग्राम में थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचे थे। क्लियर? ग्राफियन और एग रप्चर करवाए थे वहां से। मैंने तुमको ये भी बोला था कि ग्राफियन फॉलिकल से एग जो है ये बाहर आता है, तो ग्राफियन फॉलिकल बन गया। उसके बाद में जैसे ही एग बाहर आ जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, बचे कुछ पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। बचे कुछ पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्पस लुटियम। और यही कॉर्पस लुटियम जो है ये तुम्हारा प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे से काम करने वाला होता है। क्या होगा, कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, ये सब 12th के सिलेबस का है। अभी जितना बोले उतने कोई बस भेजे में बिठाओ। तो इसका क्या हो जाएगा? मेजर सोर्स कॉर्पस लुटियम, मेजर सोर्स इसका क्या आ जाएगा? कॉर्पस लुटियम। ठीक? इतना समझ में आ चुका होगा। अब एस्ट्रोजन के फंक्शंस देखो, फिर प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस देखेंगे। एस्ट्रोजन के फंक्शंस, सबसे पहले मैं हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। अच्छा उसमें भी कैरेक्टर्स लिखे थे क्या? ये कैरेक्टर्स या फिर ऑर्गन लिख लो ना इसको। ऑर्गन या कैरेक्टर्स वही है। ठीक है? चलो, तो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, साथ ही साथ में फीमेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, फीमेल पैटर्न हेयर ग्रोथ। क्लियर? इतना समझ में आ चुका रहेगा।
अब ये जो इस्ट्रोजन होता है ये बेसिकली तुम्हारा ग्रोथ करवाता है एंडोमेट्रियम का, ठीक, एंडोमेट्रियम का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी वो क्या बोलते हैं उसको, आफ्टर प्यूबर्टी मान करके चलो, ठीक है। और जो तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उस टाइम पे ये जो एंडोमेट्रियम रहता है ये पूरा का पूरा शेड आउट हो जाता है, मतलब झड़ जाता है, ठीक, और वही ब्लड के साथ में बॉडी से बाहर आ जाता है। फिर उसको वापस से फॉर्म करवाने का काम जो होगा ये तुम्हारा इस्ट्रोजन, फॉर्म करवाने का काम इस्ट्रोजन का होता है, मेंटेनेंस उसका करेगा प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर, उसको बनाने का काम होता है इस्ट्रोजन का, मेंटेनेंस का काम हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है, क्लियर। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा, क्या बोले यहां पे अभी की, इस्ट्रोजन जो रहता है ये तुम्हारा, हाँ, एंडोमेट्रियम, क्या हो जाएगा ये, फॉर्म वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, क्लियर, यूट्रस का इनर लेयर होता है ये, ठीक है। तो ये मतलब बाहर तरफ यूटेरस जो रहता है उसके बाहर का ये लेयर होगा एंडोमेट्रियम, ठीक है, फॉर्म वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। साथ ही साथ में ये मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करवाता है फीमेल्स में ड्यू आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद। तो समझो फीमेल्स में दो बार मेमोरी ग्लैंड्स में डेवलपमेंट होता है, एक तो आ जाएगा तुम्हारा प्यूबर्टी के टाइम पे और सेकंड होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्लियर, दोनों ही टाइम पे तुम्हारा क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो एस्ट्रोजन का होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डेवलपमेंट होता है मेमोरी ग्लैंड्स में वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। चलो तो यहां से ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इसको लिखना है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। छापो इसको, जल्दी छापो, फिर प्रोजेस्टेरॉन का लिखते हैं, जल्दी लिखो जल्दी, 4 पॉइंट्स तो है, ज्यादा है नहीं, जल्दी लिखो, डन, गुड, वेरी गुड। अब प्रोजेस्टेरॉन मेजर सोर्सेस का हो जाएगा कॉर्पस लुटियम, ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, बस उतना ही लिख लो, ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ, ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बनाएगा ये, मेंटेनेंस करेगा ये, ठीक है, ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ये हो जाएगा। और साथ ही साथ में ये सॉरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड्स में ग्रोथ करवाता है, जनरली ये मेमोरी एल्वियोलाई का ग्रोथ करवाता है, वहां पे भी तुम्हारे जैसे हम लोग के लंग्स के पास में एल्वियोलस होते हैं, सेम वैसे ही एल्वियोलर सैक तुम्हारे प्रेजेंट, एल्वियोलर सैक प्रेजेंट होंगे तुम्हारे मेमोरी ग्लैंड्स में, क्लियर। तो यहां पे लिख लेना डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलर मेमोरी एल्वियोलाई, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एल्वियोलाई, क्लियर, ये कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आ गया ये समझ में। तो बेसिकली समझो इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन बोल रहे हैं, और ये जनरली इसको मान सकते हो तुम्हारा प्यूबर्टी हार्मोन है, ठीक, प्यूबर्टी आने के लिए जो मेनली चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। और हाँ इसमें ध्यान देना, वो एफएसएच एलएच ये सब अभी हम लोग यहाँ पे देख ही नहीं रहे हैं, क्लियर, वो तुम्हारे यहाँ के नहीं है, वो हम लोगों के पहले वाले के टॉपिक के थे। लेकिन जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर में कवर करेंगे इस चैप्टर से, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, तो वहां पे चारों के चारों हार्मोन्स को हम लोग को साट के देखना है, एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। हालांकि वहां पे जो मैकेनिज्म है वो इन चारों को बांध के भी रखता है, तो उसमें पढ़ने में मजा भी आएगा और समझ में भी आता है। यहाँ पे क्या टुकड़े टुकड़े में हो जाता है, तो आधे चीजें पहले में निकल जाएंगे, आधे चीजें बाद में आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 महीने का ही बस टाइम है, उसके बाद में तो सारे की सारे डिटेल पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक। चलो तो इतने में से इतना डिटेल जल्दी से चिपकाओ कॉपी पे, फिर हम लोग चलेंगे अपने, हो गया
टेस्टिस कंप्लीट, ओवरी कंप्लीट। इसके बाद में हम लोग आगे के हार्मोन्स देखेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक, चलो लिखो, जल्दी लिखने की कोशिश करो भाई थोड़ा सा। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, 3 ऑर्गन्स हम लोग देखने वाले रहेंगे हार्मोन्स। एक हो जाएगा हार्ट, एक हो जाएगा किडनी और एक हो जाएगा जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट बोलने का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। एक्चुअली में जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन्स को पहले क्या बोलते हैं उसको, डाइजेशन वाले चैप्टर में कंप्लीट करवा दिया है। अब चैप्टर ही रिलेटेड है तो जितना कुछ भी है उसको यहीं पे करवाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हारे कुछ और अलग से सोर्स है नहीं। बेसिक अगर उसके जानने होंगे तो 10th में जितना पढ़े हुए थे बस उसी का यूज करना है यहाँ पे। क्लियर, उसी का यूज करना है। जो लाइफ प्रोसेसेस में डाइजेशन का पूरा प्रोसेस पढ़े हुए थे उसी का यूज करना है। हालांकि वहां से भी बहुत ज्यादा तुमको डिटेल नहीं देखना, मुश्किल से 4 हार्मोन्स के बारे में हम लोग यहाँ से डील करने वाले होंगे। क्लियर, चलो भाई ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, हार्मोन्स फ्रॉम या हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी और जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट बोलने का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, फुल फॉर्म में लिख लेना, मैंने शॉर्ट में ही लिखा हुआ है। अब 2 के बारे में तो हम लोगों ने पूरा ही खत्म कर चुका है पिछले वाले टॉपिक्स में और चैप्टर में। क्लियर, और मैंने तुमको बोला था एएनएफ करवाने के टाइम भी बोला था कि अगले आने वाले चैप्टर में फिर से इसका यूज होगा। क्लियर, जेजी सेल्स जो यहाँ पे देखे हुए थे मैंने बोला था इसका यूज अगले वाले चैप्टर में फिर से होगा, तो उनका दोनों का यूज यहीं पे देख लो। ये दोनों तो ज्यादा है नहीं, 2 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। जितना हम लोगों ने किया हुआ था बस उतना ही तुमको देखना है, उससे एक्स्ट्रा दिया ही नहीं है। और ठीक है, पहले नंबर पे आ जाएगा हार्ट। ठीक है, हार्ट से बेसिकली कौन सा हार्मोन हम लोग को देखना है बोलोगे तो एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, सारा कुछ लिख लिए गए थे। चलो, जिसको जिसको इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन पता है, ठीक, जिसको जिसको इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन पता है जल्दी से चैट पे लिखो, तब तक मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, क्लियर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो सोडियम रहता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकलेगा। यूरिन के थ्रू सोडियम के बाहर निकलने के प्रोसेस को ही हम लोग नेट्रियम बोल, नेट्रियूरेटिक, सॉरी क्या बोल रहा है भाई, एट्रियल नेट्रियूरेटिक, नेट्रियूरेटिक बोल रहा है। नेट्री का बोलने मतलब हो जाएगा नेट्रियम, सोडियम हो गया वो, और यूरेटिक बोलने का मतलब यूरिन। ठीक, तो नेट्रियूरेटिक बोलने का मतलब ये है कि यूरिन से सोडियम एक्सक्रीट आउट हो जाना। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है तुम्हारा जो ये सोडियम को ज्यादा एक्सक्रीट आउट होने से बचाता है? तो अभी अभी कल वाले क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था एल्डोस्टेरॉन, पहले भी पढ़े हुए हैं उसको। ठीक है, तो एएनएफ इसका एंटागोनिस्टिक क्या होता है, एंटागोनिस्टिक ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन समझ में आया? ये सोडियम को रिएब्सॉर्ब करवाता था डीसीटी से, याद करो। उसके साथ साथ में पानी भी आ जाता था। जितना हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में लिखा हुआ था बस उसी को ला करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देना, उससे ज्यादा डिटेल और इसका है ही नहीं। क्लियर, क्लियर, बस बाकी बाकी जो है वो पिछले वाले टॉपिक से बस उसी को देख लो, वही वही है, उससे ज्यादा नहीं है। और हार्ट हो गया। सेकंड नंबर पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किडनी। किडनी में बेसिकली जेजी सेल्स होते हैं, जेजी सेल्स होते हैं। जेजी सेल्स जो है ये तुम्हारा एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इराइथ्रोपोएटिन, इराइथ्रोपोएटिन, इराइथ्रोपोएटिन नाम से ही पता चल चुका रहेगा। इराइथ्रोपोएटिन क्या करवाएगा, इराइथ्रोपोएसिस करवाएगा। इराइथ्रोपोएसिस करवाएगा। देख लो इराइथ्रोपोएसिस कितने सारे हार्मोन्स करवा रहे हैं। ठीक है, पिगमेंट के बारे में जो हम लोगों ने देखा हुआ था, मेलेटोनिन, फिर पिट्यूटरी में तुम लोग कहा जाएगा। क्लियर, वो भी तुम्हारे पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे हार्मोन्स हम लोगों ने वहां पे भी देखे हुए थे जो कि तुम्हारे पिगमेंटेशन का काम करने वाले होते हैं। ठीक, क्लियर, इराइथ्रोपोएसिस हो जाएगा इसका मेन, बस इतना ही है, छापो इसको। इसके बाद और इसके बारे में भी ज्यादा डिटेल नहीं देखना हमको। क्लियर, अब हम लोग चलेंगे अपने जीआई ट्रैक पे, वो थोड़ा सा 4 हार्मोन्स उसके बताने हैं, फिर बढ़ेंगे वहां से आगे। लिखो लिखो लिखो, इसको लिखो, स्पीड में लिखो।
ये आ रहा है ना समझ में, क्योंकि पढ़ चुके हैं इसी वजह से मैंने इसको स्पीड में निकाल दिया, और बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए, मुश्किल से ये चैप्टर के पहले वाले चैप्टर्स में तो हम लोगों ने रिपीट किया ही था, ठीक, उसके तो बहुत ज्यादा मतलब कि टाइम इसमें से पास नहीं हुआ है, अभी हाल फिलहाल के क्लासेस में ही हम लोगों ने इन सारे एलिमेंट्स को कवर किया हुआ है। क्लियर? डन, वेरी गुड। थर्ड नंबर अब हेडिंग डालो यहां से, जीआई ट्रैक्ट। थर्ड नंबर यहां से आ जाएगा जीआई ट्रैक्ट। एक काम करते हैं, इसको बीच में लिखें, जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, खाने पीने का जो हम लोग का हार्मोन यूज होगा, ठीक है, खाने पीने में जो हार्मोन यूज होगा, खाने पीने के बाद उसको डाइजेस्ट करवाने में जो हार्मोन यूज होगा, उसी के बारे में डिटेल आएगा। तो जीआई ट्रैक्ट, ठीक, तो बेसिकली जीआई ट्रैक्ट में हमको 4 हार्मोन से डील करना है, 4। देखो, एक हो जाएगा यहां से गैस्ट्रीन, क्लियर, एक आ जाएगा यहां से सिक्रेटिन, एक हो गया गैस्ट्रीन, एक हो गया यहां से सिक्रेटिन, गैस्ट्रीन सिक्रेटिन, एक आता है सीसीके, कोलेसाइटोकाइनिन, और पीजेड भी इसमें चिपका लेना, इसको हम लोग बोलेंगे पेनक्रियोजाइमिन, कोलेसाइटोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन। भाई नाम याद करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके लिए, तो तुमको एज इट इज नाम को लर्न करना ही है। अभी तो बहुत इजी नाम आए हुए हैं, अभी 12th में और भर भर करके नाम आएंगे, डराने वाली बात नहीं है, ये तुमको मैंने पहले भी बोल दिया है, साइंस आ गए मतलब मेहनत मांगेगा। क्लियर? और एक हम लोग इसमें से देखेंगे जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसका एक और नाम होता है, क्लियर, इसका एक और नाम होता है इंटेरोगैस्ट्रेशन, ठीक है, अभी लिखेंगे उसको भी, चलो। तो गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन हो गया, अच्छा इनकी फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा कोलेसाइटोकाइनिन, सॉरी कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, और पीजेड का होता है पेनक्रियोजाइमिन, कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, इसका नाम हो जाएगा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्लियर? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, आ गया होगा ये समझ में, ठीक है। चलो पहले ये चारों नाम को तो लिखो ऊपर में, और टेबल बनाओ ऐसे 4, अब इसके बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पे नीचे में एक एक करके लिखते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, सोर्स देखेंगे, टारगेट देखेंगे कहां पे ये एक्ट करने वाला होगा, और एक एक फंक्शन है बस, ठीक, एक एक फंक्शन है, क्लियर। हाँ, इसका एक और नाम, और इंटेरोगेस्टेरॉन, इंटेरोगेस्टेरॉन, क्लियर, एक और नाम इसका आ जाएगा इंटेरोगेस्टेरॉन, इंटेरोगेस्टेरॉन, ठीक है, इंटेरोगेस्टेरॉन, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, फिर इनका डिटेल करवाते हैं, जल्दी नाम लिखो, और कोशिश करो ये नाम याद करने का, 2-3 बार मुंह से बोलो तो याद हो जाएगा, ठीक है। एक आ जाएगा यहां से, क्या क्या लिखे हुए थे, एक तो लिखे हैं यहां से गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन के बाद में सिक्रेटिन, सिक्रेटिन के बाद में कोलेसाइटोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, क्लियर, कोलेसाइटोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, उसके बाद में वो आ जाएगा जीआईपी, जीआईपी गैस्ट्रो इनहिबिटिंग पेप्टाइड, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड बोलो, इनहिबिटिंग पेप्टाइड बोलो, वही है, और उसी का दूसरा नाम हो जाएगा तुम्हारा यहां से इंटेरोगेस्टेरॉन, इंटेरोगेशन होता है ना, इंटेरोगेशन, बस उसी से इसको याद रखो, मैंने उसी से याद किया हुआ है,
ठीक है, याद आ जाता है। फिर इंटेरोगेशन जो किया जाता है, पूछताछ, वही तुम्हारा इंटेरोगेस्टेरॉन। क्लियर क्लियर, 4 नाम जल्दी लिखो, जल्दी मतलब याद करो एक बार। चलो डन। तो अब हम लोग एक एक का डिटेल देखना चालू करेंगे। सबसे पहले मैं सोर्स देख लो, सोर्स। सोर्स, इसमें से इसका सोर्स होता है स्टमक। क्लियर, बाकी तीनों का हो जाएगा इंटेस्टाइन। क्लियर, इसका भी सोर्स हो जाएगा इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन से ये निकलने वाला होता है। ठीक, इसका भी सोर्स हो जाएगा इंटेस्टाइन। क्लियर, टारगेट, टारगेट और फंक्शन इसको एक साथ निपटाएंगे। टारगेट, एंड फंक्शन। देखो, इसका इसका सोर्स भी स्टमक होगा और टारगेट साइड भी इसका स्टमक ही होता है। क्लियर, सो टारगेट भी इसका स्टमक, सोर्स भी इसका स्टमक, और इसका जो मेन काम होगा, जाहिर सी बात है, गैस्ट्रीन ग्लैंड, सॉरी गैस्ट्रीन जो है, ये तुम्हारे गैस्ट्रिक जूसेस को क्या करवाने वाला होगा, सिक्रेट करवाने वाला होता है। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलो तो यहां पे ये लिख लो, गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड गैस्ट्रिक मोबिलिटी दोनों ही लिखो। परफॉर्म गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड गैस्ट्रिक मोबिलिटी लिखो, फिर समझाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन बोलने का मतलब गैस्ट्रिक जूस ये सिक्रेट करवाने वाला होता है, और साथ ही साथ में जो मिक्सिंग का प्रोसेस चलता है इनसाइड में, क्लियर, उसको हम लोग बोल रहे हैं गैस्ट्रिक मोबिलिटी। क्लियर, तो गैस्ट्रिक मोबिलिटी का भी काम करेगा और साथ ही साथ में गैस्ट्रिक सिक्रेशन का भी ये काम करता है। बस एक लाइन में खत्म। ठीक है, आखिरी का देखो, ये नाम से ही पता चल रहा होगा तुमको, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड बोल रहा है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी मतलब गैस्ट्रिक जूस को ये सिक्रेट होने से इनहिबिट करने वाला होता है। तो ये क्या, इसका फंक्शन क्या हो जाए, हाँ इसका एक तो तुम्हारा सोर्स, सोर्स तो हो गया इंटेस्टाइन, और टारगेट, टारगेट क्या आ जाएगा इसका, टारगेट हो जाएगा स्टमक। टारगेट क्या आ जाएगा, स्टमक, और क्या हो जाएगा ये, इनहिबिट गैस्ट्रिक, क्या है यहां पे, सिक्रेशन। इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ठीक है, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन। क्लियर, पहले और आखिरी का समझ में आ चुका रहेगा। इसका उठाओ, इंटेस्टाइन का, ये सॉरी इसका उठाएंगे तो इसके बेसिकली इसका जो तुम्हारा टारगेट रहता है, टारगेट, टारगेट साइड इसके 3 है, इसके तुमको 3 टारगेट साइड देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, एक तो हो जाएगा स्टमक, क्लियर, एक आ जाएगा यहां से लीवर, और एक आ जाएगा यहां से पेनक्रियाज। ठीक है, 3 पार्ट। स्टमक में ये क्या काम करने वाला होगा बोलोगे तो ये नाम है इसका सिक्रेटिन, लेकिन ये भी इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन करेगा, किसमें, स्टमक में। तो क्या हो जाएगा ये, स्टमक के लिए इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन में, इसको दूसरे कलर से ही लिख रहा हूं क्योंकि ये हॉचपॉच थोड़ा सा होने वाला है। इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन, लीवर के पास में, इसमें से बाइल जूस सिक्रेट करवाता है, सिक्रेशन ऑफ बाइल। सिक्रेशन ऑफ बाइल, ये बाइल जूस यहां से बाहर निकलने वाला रहता है। पेनक्रियाज की बात करो तो पेनक्रियाज में ये तुम्हारा क्या करवाएगा, कार्बोनेट आयन बनाता है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। इसको थोड़ा सा बाजू में लिखेंगे यहां पे,
क्लियर। अब पेनक्रियाज के हॉर्मोन्स देखेंगे। बेसिकली इसके टारगेट साइट तुम्हारे दो होने वाले होंगे, दो दो टारगेट साइट दिख रहा है क्या? हाँ, क्लियरली विजिबल। इसके बेसिकली दो टारगेट साइट होंगे। एक आ जाएगा तुम्हारा यहां से, चलो जो भी है पहले लिख लेते हैं फिर। अच्छा रुक जाओ, क्या है डाउट देख लें पहले एक बार। ठीक है, समझो। कल वो विसिनी लिखे है ना, विसिनी विसिनार सेल लिखे हुए, वो विसिनार सेल नहीं, वो एसिनार सेल है। वी आई को काटो, उसके जगह पे ए चिपकाओ। ठीक। एक्चुअली मैं कल हाइड्रोकार्बन चल रहा था, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था 12th वालों का, तो वहां पे जेमिनल विसिनल हम लोग मैंने उनको पढ़ाया था। वही मेरे दिमाग में घूम रहा था, विसिनल विसिनल जेमिनल विसिनल जेमिनल विसिनल। उसी विसिनल से वो एसिनार सेल को मैंने विसिनार सेल लिख दिया है। ठीक है, तो एसिनार में से, सॉरी विसिनार में से वी आई को काटो, उसके जगह पे ए चिपकाओ। ठीक है, तो वो एसिनार सेल्स है या एसिनाई, एसिनाई बोलेंगे उसको यूनिट। ठीक है, ठीक है यार, देख लिया बुक में। ठीक है, क्लियर। नहीं तो वो छूट गया रहता अभी, और वही तुम्हारे नोट्स में विसिनहार सेल नाम से वो चिपका हुआ रहता। क्लियर, मेरे को भी ठीक अभी याद आया। ठीक है, तो देखो पेनक्रियास, पेनक्रियास बेसिकली तुम्हारे दो पार्ट्स में काम करने वाला होता है। एक हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, क्लियर, और एक आ जाएगा लीवर में। तो बेसिकली लीवर से, सॉरी पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज से ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करवाता है, सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस या सिक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। क्लियर, पेनक्रियाज से ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करवाएगा, और गॉल ब्लैडर का ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हुए यहां से बाइल जूस सिक्रेट करवाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। क्लियर, समझ में आ गया होगा। बस इतना है तुम्हारे जीआई ट्रैक्ट के हॉर्मोन्स। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी स्पीड में। अच्छा ये पास आ गया है, वेट थोड़ा सा मैं इसको सरका दूं। ठीक है, अब सेपरेट दिख रहा होगा। हाँ, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, आखिरी टॉपिक तुम्हारे बुक का, हेडिंग लगाओ, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन समझो। हार्मोन, किसी भी हार्मोन का जो पूरा एक्टिविटी होने वाला होगा वो किस टाइप से फंक्शन करता है। क्लियर, इसको जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा इसके नेचर के बारे में जानना पड़ेगा, कौन कौन से नेचर के तुम्हारे हार्मोन्स होते हैं। तो बेसिकली चार नेचर यहां से निकल करके आएंगे, जिनके बेसिस पे हम लोग हार्मोन्स, जितना हार्मोन्स हम लोगों ने किया हुआ है, सारे हार्मोन्स को क्लासिफाई करेंगे। तो ध्यान से एक एक को देखते चलो। देखो सबसे पहले नंबर हार्मोन पे हम लोग देख रहे हैं यहां से प्रोटीनिशियस। प्रोटीनिशियस बोलो, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। ये हार्मोन्स कौन कौन से होंगे ये देखेंगे। इसके साथ में सेकंड हम लोग देखेंगे एमिनो एसिड डेरिवेटिव, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। क्लियर, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे आयोडीनेटेड, आयोडीनेटेड हार्मोन्स की कौन कौन से होने वाले हैं।
और इसके बाद में आखिरी नंबर पे हम लोग देखेंगे स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन। ध्यान दो, रिप्रोडक्टिव जितने भी हार्मोन्स हैं, क्लियर, मतलब ऐसे हार्मोन्स जो तुम्हारे रिप्रोडक्शन में मेजरली रोल प्ले करते हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे आ जाएंगे स्टेरॉल में। एक काम करते हैं, एक एक करके लिखना चालू, पीछे से आएंगे तो इसमें क्या हम लोग का छांटते बनेगा, बाकी बच्चे खुद को डाल देना किसमें, पहले वाले में, ठीक, क्योंकि इन तीनों के कम है और उसके ज्यादा है। ध्यान दो, स्टेरॉइड में बेसिकली कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं बोलोगे तो इसमें सबसे पहले में रहेगा एस्ट्रोजन, क्लियर, एक आ जाएगा इसमें से प्रोजेस्टेरॉन, एक आ जाएगा इसमें से टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, और साथ ही साथ में आ जाएगा कॉर्टिकॉइड्स, जो हम लोगों ने कल ही देखा था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्लियर। कॉर्टिकॉइड्स में आ जाएंगे तुम्हारे किसमें, स्टेरॉइड में, स्टेरॉइड में। आ गया ये समझ में। आयोडीनेटेड बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दो ही हार्मोन देखा हुआ था, थायरॉक्स, सॉरी कौन सा ग्लैंड था भाई, वो कौन से ग्लैंड में देखे थे, थायराइड ग्लैंड में, क्लियर, T3 T4, पता नहीं भाई नाम ही उतर गया था थायराइड ग्लैंड का, चलो कोई नहीं। आयोडीनेटेड किसमें देखे थे, थायराइड ग्लैंड में, T3 एंड T4, क्लियर। इसमें 3 आयोडीन बाइंड हुआ था, इसमें 4 आयोडीन बाइंड हुआ था। आ गया ये समझ में, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में बेसिकली दो हार्मोन्स यहां से तुम्हारे आएंगे, ठीक है, दो हार्मोन्स आएंगे, मतलब एक आएगा तुम्हारा एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, वो दोनों एक ही में निपटा दो, क्या जाएंगे, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, क्लियर। ये जो होते हैं ये तुम्हारे किसके डेरिवेटिव्स होंगे बोलोगे तो टायरोजिन, मैंने तुमको नाम भी बताया था, टायरोजिन डेरिवेटिव, क्लियर। एक और हार्मोन इसमें हम लोग देखेंगे जो कि तुम्हारे पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, मेलेटोनिन, ठीक। ये तुम्हारा ये टायरोजिन का हो गया, और ये किसका डेरिवेटिव होता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पीवाईक्यूज में आ चुका है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन का ये होता है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स, क्लियर। ये किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन का। आया क्या इतना समझ में, इतना समझ में आ गया। स्टेरॉइड में सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल पार्ट से जितने भी रिलेटेड तुम्हारे मेजर हार्मोन्स होते हैं वो सब इसमें ठूस दो। आयोडीनेटेड में दो ही देखे थे, T3 एंड T4, जो कि तुम्हारे थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में तुम्हारे ये आएंगे जिसमें कि दो ही हार्मोन्स हैं, कौन कौन से, एक हो जाएगा तुम्हारा एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और एक आ जाएगा यहां से मेलेटोनिन, क्या नाम है भाई, मेलेटोनिन, ठीक है, मेलेटोनिन, क्लियर, क्लियर। चलो इतने को लिखो, फिर बाकी बचे कुछ को मेरे बोलने से पहले इधर लिखना चालू करो, फिर जब मैं लिखूंगा तो मैच करना, क्योंकि बाकी बचे हुए सारे हार्मोन्स इसमें आ जाएंगे तुम्हारे, क्लियर, बाकी सारे बचे हुए हार्मोन्स इसमें आ जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पे ये T3 T4 लिया है ना, एक अभी भी और बचा हुआ है, कैल्सिटोनिन, याद है, कैल्सिटोनिन इसमें नहीं आएगा, कैल्सिटोनिन अब आएगा तुम्हारा किसमें, इसमें, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन सब इसमें आने वाले, क्लियर। चलो जल्दी इतने को लिखो फटाफट, फिर इसका मैं लिख दूं क्या एक बार में हार्मोन, चलो लिख देते हैं, ऊपर से नीचे आओ। सबसे पहले मैं तुम्हारे ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, पिट्यूटरी हार्मोन सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक। पीनियल ग्लैंड से ये हम लोगों ने लिख लिया, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से ये T3 T4 इसमें चले गया, बचा क्या तुम्हारा कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, उसके बाद में पैराथायराइड से तुम्हारा आ जाएगा पैराथॉर्मोन, और फिर थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन, सब इसी में चिपकाओ, क्या क्या आ जाएगा अब इसमें से, कैल्सिटोनिन, फिर पैराथॉर्मोन,
नेक्स्ट थाइमोसिन्स, ठीक, और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन भी इसी में चिपका। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या समझो, ये जो दो हैं, ये जो दो टाइप के हॉर्मोन्स हैं, ये बेसिकली लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, और ये तुम्हारे हो जाएंगे, उल्टा बोल दिए, ये तुम्हारे लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, ये दोनों, क्लियर, और ये दोनों तुम्हारे होते हैं लिपिड इनसॉल्यूबल। ये क्या हो जाएगा, एक काम कर, थोड़ा सा मेरे को छोटा बना लेने दो, वेट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा और लिखना है यहां पे। देखो ये क्या हो जाएंगे, ये लिपिड इनसॉल्यूबल, ये नोट करके लिखना, लिपिड इनसॉल्यूबल, क्लियर। ये जो दो टाइप के हॉर्मोन्स हैं, ये तुम्हारे शॉर्ट लाइफ, मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट लास्टिंग रहते हैं और क्विक एक्शन वाले होते हैं, ठीक है। तो क्विक एक्शन और शॉर्ट लास्टिंग, क्लियर, शॉर्ट लास्टिंग होंगे और क्विक एक्शन वाले होते हैं, मतलब जल्दी से एक्शन करेंगे। इसी का पलटा दो इन दोनों में, ये जो दो टाइप के आए हुए हैं, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, लिपिड सॉल्यूबल, ठीक है। ये तुम्हारे फास्ट एक्शन, सॉरी स्लो एक्शन होंगे और लॉन्ग लास्टिंग होंगे। स्लो एक्शन के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी होने वाले होते हैं। चलो इतना डिटेल लिखो जल्दी, फिर हम लोग चलेंगे मैकेनिज्म पे। मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा फिर। अच्छा हाँ, ये भी लिख लेना, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर, अभी रिसेप्टर्स भी देखेंगे, अभी सिर्फ लिख लिए रहो, इसके लिए लिख लो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, बस नाम ही लिखो। और इनके लिए क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स इनके लिए, और इसके लिए हो जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, ठीक है, क्लियर। चलो जल्दी इसको लिखो, फिर हम लोग रिसेप्टर्स के बेसिकली ये जो दो टाइप लिखे हुए इन्हीं को और आगे क्लासिफाई करते हुए फिर हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे फाइनली, ठीक। लिखो लिखो जल्दी लिखो, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब यहां पे देखेंगे हमारे पास रिसेप्टर्स कैसे कैसे होते हैं। रिसेप्टर्स बेसिकली हम लोग को यहां से दो टाइप के रिसेप्टर्स देखना है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। एक हो जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, और एक और टाइप जो हम लोग का आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। बेसिकली इसमें तुम्हारे या तो प्लाज्मा, जो हम लोग का साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होंगे या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होंगे, तो दोनों में से होते हैं कुछ, ध्यान देना। एक या तो आ सकता है यहां से साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर, या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ठीक है। पहले इसको निपटाएंगे, छोटा सा ही है पहले, ये भी छोटा ही है लेकिन इसके बाद इसको देखेंगे, क्लियर। तो पहले नंबर पे हम लोग देख रहे हैं किसको, अच्छा यहीं यहीं पे लिख लें क्या, यहीं पे लिख लेते हैं, चलो हो जाएगा।
देखो, इंट्रासेल्यूलर बोलने का मतलब इसमें मैकेनिज्म कैसे काम करता है समझो। जैसे मान करके चलो कि ये है सेल का मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहां पे तुम्हारा न्यूक्लियस, रुको भाई इधर ही बनाए, ये हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां पे आ जाएगा ये न्यूक्लियस। डिटेल इसका बाजू में भले ही लिख लेंगे उस साइड में, ठीक है। ध्यान देना, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स ये तुम्हारा है साइटोप्लाज्मिक या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो इस वाले केस में जो रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन को पकड़ने के लिए, वो रिसेप्टर्स तुम्हारे कहां पे प्रेजेंट होंगे, या तो साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में। तो मैं यहां पे बना दे रहा हूं अभी के लिए, ध्यान देना। ये मैंने रिसेप्टर बना दिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। क्लियर, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और अच्छा एक काम करें, इसको अंदर ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने इनसाइड में अभी रखा हुआ है मान करके चलो, ठीक। और इसके एग्जांपल में बुक में लिया हुआ एस्ट्रोजन का, ठीक है, तो देखेंगे उसको। ये हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर। अब मान करके चलो कि यहां पे तुम्हारा हार्मोन आया, हार्मोन जो है इसको हम लोग मान करके चलते हैं, ये हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ध्यान देना, इधर हम लोगों ने जो लिखा हुआ था वो सारे के सारे लिपिड सॉल्यूबल थे। अब लिपिड सॉल्यूबल और लिपिड इनसॉल्यूबल से ही ये तुम्हारे दोनों टाइप क्लासिफाइड हो जाते हैं, ध्यान दो। ये जो मेम्ब्रेन्स होता है, मेम्ब्रेन्स किसका बना हुआ रहता है, लिपिड का। तो अगर लिपिड सब्सटेंस को इससे पास करवाना है, मतलब किसी भी सब्सटेंस को इससे पास करवाना है, ऐसे ही तब के केस में वो तुम्हारा लिपिड सॉल्यूबल होना चाहिए, तो वो मेम्ब्रेन को फांद करके आगे निकल जाएगा। क्लियर। तो यहां से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या होता है, बेसिकली लिपिड होता है। इसमें क्या होता है, लिपिड होता है। तो लिपिड को ये क्रॉस करके आगे जाएगा तब जब ये लिपिड सॉल्यूबल होगा। इसी वजह से मैंने बोला था कि आखिरी के दो जो हम लोगों ने देखा हुआ है टाइप्स, वो तुम्हारे लिपिड सॉल्यूबल होते हैं। तो ये जो है एस्ट्रोजन है, ये क्या है, एस्ट्रोजन। क्लियर, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन जो है जब ये अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है अब इसको पास करने के लिए किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि ये तुम्हारा लिपिड सॉल्यूबल है। अब जैसे मैं इसको लेकर के आया, मान करके चलो अंदर, ये आ गया इनसाइड। इनसाइड आने के बाद फिर यहां पे ये आकर के इस वाले रिसेप्टर से ये बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद वेट, ये इससे बाइंड हुआ, और बाइंड होने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये तुम्हारा आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस में जब ये प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस में जाहिर सी बात है डीएनए भी मिलेगा। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाकर के बाइंड होता है डीएनए से। सिर्फ हार्मोन अकेला नहीं जाएगा, ध्यान देना, हार्मोन अकेला नहीं जाएगा। तो डीएनए से क्या चीज बाइंड होता है बोलने से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड होता है। यहां पे तुम्हारा डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक, ये है डीएनए। तो डीएनए, ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आया हुआ है ये बाइंड होता है, बाइंड्स डीएनए। डीएनए से ये तुम्हारा आगे का प्रोसेस इनसाइड में ही हो रहा है ना अभी के लिए फिलहाल। डीएनए से ये बनाएगा आरएनए, डीएनए से ये बनाएगा आरएनए, आरएनए बनाया, आरएनए से फिर ये बनाएगा प्रोटीन, रिस्पेक्टिव प्रोटीन बनाएगा जो तुम्हारा काम आने वाला है। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली यहां से हम लोगों ने प्रोसेस देख लिया। सबसे पहले में ध्यान दो, लिपिड सॉल्युबल था, इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फांद करके आगे निकल लिया। ठीक है, इसमें लिपिड इनसॉल्युबल होगा, लिपिड इनसॉल्युबल होगा तब के केस में वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके जाएगा ही नहीं।
और उसका जो रिसेप्टर रहेगा वो हम लोगों ने लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर होने वाला होगा। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब कि बाहर में लगेगा, बाहर में उसका रिसेप्टर इसी वजह से है क्योंकि वो नॉन लिपिड होने की वजह से अंदर आ ही नहीं पाएगा। आ रहा बात समझ में? क्लियर? तो ये है बेसिकली यहाँ का फंक्शन। तो यहाँ पे हुआ क्या क्या है, सबसे पहले में हार्मोन आएगा, यहाँ पे फ्लो डायग्राम में बना देता हूं। सबसे पहले में हार्मोन आएगा, हार्मोन तुम्हारा बाइंड्स विद रुको, हार्मोन ये बाइंड्स विद, हार्मोन किससे बाइंड हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारे रिसेप्टर से। इसको क्या बोल रहे हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब ये तुम्हारा किससे बाइंड होगा, बाइंड विद डीएनए। डीएनए के साथ जो बाइंडिंग हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन जीन कॉम्प्लेक्स। इसको बोलेंगे हार्मोन जीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बाइंड विद रिसेप्टर्स, यहां पे हार्मोन आ रहा है ना, हार्मोन, और यहां पे क्या आ जाएगा, हार्मोन प्लस डीएनए। ऐसे ना लिखो, हार्मोन में क्या है ये, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्लस डीएनए। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन जीन कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डीएनए से बाइंड होता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होकर के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे हार्मोन, हार्मोन जीन कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद में फिर ये तुम्हारा आगे प्रोसेस बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया? जो भी इसको सिंथेसाइज करवाना है ये सिंथेसाइज करवा लेगा वहीं से। क्लियर? क्लियर? लिखो, इसको लिखो, फिर ये वाले छोटा सा है, इसको फिर निपटाएंगे, फिर सेशन एंड किया जाएगा। लिखो लिखो जल्दी, उसको लिखो। ये चीज याद रखे रहना, ये अब भी हम लोग को नेक्स्ट ईयर देखना है, अभी फिर से ये आएगा। ये जो प्रोसेस हुआ है यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्लियर? डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल डोग्मा। मतलब यूनी डायरेक्शनल होता है ये, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा। क्लियर? सेंट्रल डोग्मा, इसके बारे में भी डिटेल आगे देखेंगे, नाम भी थोड़ा सा बुद्धि में बिठा लो। ठीक है, तो पहले ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन होता है, यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्लियर? सबसे उससे पहले भी रेप्लिकेशन होता है। क्लियर? डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, DOGMA, डोग्मा। क्लियर? हो गया होगा ये? आगे देखो नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसके लिए होता क्या है समझो। ये सबसे पहले में हम लोगों ने जैसे ले लिया क्या चीज, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा बना है, ये हम लोगों ने ले लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें अंदर में रिसेप्टर प्रेजेंट ही नहीं होगा, इसका रिसेप्टर कहां पे आ जाएगा, बाहर में। क्लियर? यहां पे मान लो हम लोगों ने हार्मोन लिया हुआ है, कौन सा हार्मोन ले लें, FSH ले लेते हैं, बुक में भी FSH ही लिया है हार्मोन। क्या आ जाएगा ये, FSH। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर, ये है FSH। ठीक है, तो पहली बार आया हुआ इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। ठीक, प्राइमरी मैसेज, क्योंकि ये अंदर जाएगा नहीं, तो जब ये इनसाइड में नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है अपने मैसेज को किसी न किसी के थ्रू इनसाइड में भेजने वाला होता है। तो जैसे ही पहले वाले प्राइमरी मैसेंजर जो रहता है वो रिसेप्टर से जुड़ा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर से जुड़ा, वैसे ही नीचे में अंदर में तुम्हारा सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप होता है। क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट्स। सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट्स, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है, फिर वो तुम्हारे इसी हार्मोन के इंफॉर्मेशन को जिस पार्ट में जैसा फॉर्म में भेजना होता है वो पहुंचा देता है। इंफॉर्मेशन ही तो कैरी करवाना था। क्लियर? तो हार्मोन, ध्यान देना, इसमें तुम्हारा हार्मोन और जीन कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, हार्मोन जीन कॉम्प्लेक्स तुम्हारा इसी में बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे हार्मोन जो है तुम्हारे डीएनए के पास में नहीं पहुंचा है, और इसमें हार्मोन जो है ये तुम्हारे डीएनए के पास में पहुंचा है। तो हार्मोन जीन कॉम्प्लेक्स इसमें फॉर्म होता है, हार्मोन जीन कॉम्प्लेक्स इसमें फॉर्म नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है सेकेंडरी मैसेंजर की बात किया हुआ, तो सेकेंडरी मैसेंजर में भी तुम्हारे कुछ कुछ सब्सटेंसेस आएंगे, तो क्या क्या आते हैं समझो। या तो इसमें आएगा
सेकेंडरी मैसेंजर। क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले नंबर पे या तो इस पे आ जाएगा तुम्हारा कैल्शियम प्लस, क्लियर। एक आ जाएगा इसमें साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन सॉरी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट भी ले सकते हो, वो सारे भी आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्लियर। और इसमें एक तुम्हारा आता है IP3, हाँ क्लियरली विजिबल है। क्या हो जाएगा बोले ये IP3? ये होता है तुम्हारा इनएसिटोल, इनऑसिटोल, इनऑसिटोल। और P3 का हो जाएगा ट्राइफॉस्फेट, इनऑसिटोल ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा ये? इनऑसिटोल ट्राइफॉस्फेट। आ गया इतना समझ में? क्लियर है? हाँ DAG भी आता है ना, ठीक। एक आ जाएगा यहां से DAG। DAG क्या होता है? डाई एसाइल ग्लिसरॉल। क्या आ जाएगा ये? डाई एसाइल ग्लिसरॉल। अच्छा मैं हट देता हूं, वेट। डाई एसाइल ग्लिसरॉल। तो बेसिकली यहां से तुम्हारे 1 2 3 4 चार सेकेंडरी मैसेंजर बिहेव के जैसे बिहेव करने वाले सब्सटेंसेस यहां पे हम लोगों ने लिख लिया। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट आ गया होगा ये समझ में? बस इतना ही था तुम्हारा पूरा चैप्टर। ठीक, कैसे कैसे हाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने फ्लो डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे पूरा तुमको बता दिया। स्टेटमेंट बना बना करके लिखने का काम अब तुम्हारा, अगर बनाना चाहो तो। बाकी ये दोनों डायग्राम से ही पूरा समझ में आ जाता है। और चाहो तो अपना एनसीईआरटी के बुक का भी डायग्राम एक बार देख लो, उसमें भी अगर कुछ डाउटफुल चीज दिखे तो पूछो, अदरवाइज सेशन एंड किया जाएगा। इतने में से तुम्हारा ये चैप्टर भी हो गया पूरा कंप्लीट।